नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। मैं हूं स्वाति रायना। एचडीएफसी लाइफ बोर्ड ने आज आईपीओ को मंजूरी दे दी है। आज हुई इस बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आईपीओ की मंजूरी के साथ ही एचडीएफसी लाइफ और मैक्स लाइफ के मर्जर का मामला टल गया है। दोनों कंपनियों ने अगस्त 2016 में मर्जर का ऐलान किया था, लेकिन IRDAI ने मौजूदा स्ट्रक्चर में मर्जर को मंजूरी नहीं दी। और आज हुई इस बैठक में एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा कि मर्जर नहीं होने से वो निराश हैं, लेकिन इसके लिए वो प्रयास जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि नवंबर-दिसंबर तक एचडीएफसी लाइफ का आईपीओ आ जाएगा और इस आईपीओ के जरिए प्रमोटर्स के 20% हिस्से की बिक्री होगी। दीपक पारेख से एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। मर्जर का जो ऑप्शन है वो भी जारी रहेगा, वो भी ऑप्शन अभी खुला है। हमें मर्जर में तो इंटरेस्ट है। Yes, sir. हमें इंटरेस्ट है, मैक्स लाइफ को इंटरेस्ट है, बट अप्रूवल नहीं आए। Yes, sir. तभी हमें तो आईपीओ को आगे ले जाना पड़ेगा। Yes, अप्रूवल आएगा तो देखेंगे। ये सर, तो टाइमलाइन क्या होगी सर? एक छोटा बता सकते हैं क्या माना जाए? IRDA कितना टाइम लगाती है आईपीओ अप्रूव करने के लिए? उसके बाद प्रोस्पेक्टस भेजना पड़ेगा, सेबी को ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस करेंगे। नवंबर-दिसंबर तक होना चाहिए सब। नवंबर-दिसंबर तक होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल ये होगा सर, ये जो एक अलग दोनों इंश्योरेंस कंपनी जोड़ने का प्लान था वो फिर बाद में जारी रहेगा, जो एक सब्सिडरी तो हमेशा जारी है। यस सर। बाद में भी हो सकता है, अभी अप्रूवल मिले तो अब भी हो सकता है, वो देखते हैं। सर, तो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड है, अगर मर्जर हो जाता तो काफी अच्छा रहता। पर अप्रूवल नहीं आया तो हम क्या करें? तो सर, अपनी मानते कि इतने बड़े इंश्योरेंस सेक्टर को पूछ देने की जरूरत है, और ये छोटा सा टेक्निकल ग्लिच था, अगर ये होता तो काफी बेहतर रहता। ओके, थैंक यू सर। एचडीएफसी चेयरमैन दीपक पारेख से खास बातचीत सुनी। हालांकि उन्होंने कहा कि मैक्स लाइफ मर्जर को लेकर अब भी उन्हें भरोसा है। वैसे नवंबर-दिसंबर तक एचडीएफसी लाइफ का आईपीओ आ जाएगा जरूर। इस आईपीओ के जरिए प्रमोटर्स के 20% हिस्से की बिक्री होगी। वहीं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने भी आईपीओ के लिए अर्जी दे दी है। आईपीओ के जरिए 12 करोड़ शेयर जारी होंगे और आईपीओ लाने वाली ये दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है। चलिए, जीएसटी आने के बाद अब सिगरेट सस्ती हो जाएगी, इसकी आशंका की थी, लेकिन जिस तरह से आईटीसी का शेयर आज गिरा, उससे ये अंदाजा हो गया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार कोई ऐसा कदम जरूर उठा सकती है जो सिगरेट कंपनियों के लिए नागवार गुजरेगी। और हुआ भी ऐसा ही। जीएसटी लागू होने के बाद सिगरेट के दाम तो नहीं कम हुए, लेकिन सिगरेट कंपनियों का मुनाफा जरूर जोरदार बढ़ने लगा। और इसका अंदाजा सरकार को जीएसटी लागू होने के 15 दिन बाद हुआ। अब सरकार ने अपनी गलती सुधार ली है और सिगरेट पर लगने वाले फिक्स्ड चार्ज को बढ़ा दिया है। सिगरेट पर अभी 28% जीएसटी और 5% का सेस लगता है, और बढ़े हुए फिक्स्ड चार्ज से सरकार को 5,000 करोड़ की अतिरिक्त कमाई होगी। नई दरें आधी रात से ही लागू हो जाएंगी। The rate of 28% remains on the compensation cess. The 5% ad valorem remains, but the numerical amount for each category has been increased by amounts like rupees 485 per thousand, rupees 621 per thousand, and rupees 792 per thousand. In different categories, the amount has been differently added. जीएसटी लागू होने के बाद काउंसिल की आज पहली बैठक हुई और इसी उपलक्ष्य में जीएसटीएन के चेयरमैन नवीन कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। जीएसटी के सीईओ मिस्टर नवीन कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जो नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं कितने हुए हैं और कितना और होने की संभावना, क्योंकि अभी पता चला है कि 75 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हुए हैं। नहीं, देखिए 75 लाख जो है वो है माइग्रेशन, यानी कि जो वर्तमान करदाता है जी वैट के, सर्विस टैक्स के, सेंट्रल एक्साइज के, उनका माइग्रेशन होना है जीएसटी में। 80 लाख उनका नंबर है। 80 लाख में 70 लाख ने माइग्रेशन कर लिया है, तो वो एक नंबर है। और इसके अतिरिक्त नए रजिस्ट्रेशन भी आरंभ हो गए हैं 25 जून से, और 25 जून से अब तक
करीब 7.5 लाख एप्लीकेशन हमारे पास आए, उसमें से 5 लाख का अप्रूवल हो चुका है और 2.5 लाख पाइपलाइन में, वो भी 2-3 दिन में अप्रूव हो जाएंगे। टोटल 75 लाख अभी 75 लाख तो हो गए हैं और ये संख्या भी बढ़ रही है जी। इसके अलावा जो एक आप लोगों ने टाइम दिया था कि 15 जुलाई तक आप अपना जो एक्सेल शीट है उसको अपलोड कर पाएंगे, फिर उसको आपने 24 तारीख किया, क्या दिक्कतें आ रही हैं और 24 तारीख से मान के चलें कि लोग अपना एक्सेल शीट जो है अपलोड करना शुरू कर देंगे? हम लोग उम्मीद करते हैं कि लोग अपलोड करें अपना इनवॉइस डेटा। एक्चुअली जो लॉ है उसके हिसाब से तो महीने का जो ट्रांजैक्शन होता है वो अगले महीने में रिपोर्ट करना है, लेकिन हम लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं जितने बड़े बिजनेसेस हैं जो बहुत से इनवॉइस जनरेट करते हैं, जिनको बहुत से इनवॉइस का डेटा अपलोड करना है, कि वो 24 से जो हम ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं तो वो अपना इनवॉइस का डेटा अपलोड करना शुरू कर दें, रिटर्न फाइलिंग डेट तक इंतजार न करें जी। और छोटे कारोबारी हैं उनको जो कहा जा रहा है कि एक रिटर्न कम हो जाएगा, उसको अब और कम करना पड़ेगा रिटर्न, उसके लिए क्या? ये छोटे कारोबारी के लिए तो बहुत आसान है। जो रिटेलर है या जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है उनका तो जो रिटर्न है वो बहुत सिंपल है, सिर्फ उनको टर्नओवर और टर्नओवर वाइज टैक्स का डेटा देना है, दैट्स ऑल। तो उनके लिए तो कंप्लायंस बहुत सिंपल है। ओवरऑल सर की जीएसटी नेटवर्क को लेकर कोई ग्लिचेस वगैरह इस तरह की जो शिकायतें आ रही थी वो सब कंप्लीट रूप से खत्म हो गई? देखिए, कोई ग्लिच नहीं है और हमारा वेबसाइट बहुत स्मूथली काम कर रहा है। तो जीएसटी की बैठक में, काउंसिल की बैठक में सिगरेट पर फिक्स चार्ज बढ़ा दिया गया है। मेरे सहयोगी आलोक से बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ वो हैं। आलोक, ये बताइए सिगरेट कंपनियों को जीएसटी की मौजूदा दरों से कैसे फायदा हो रहा था और अब क्या होगा? बिल्कुल, देखिए सिगरेट को लेकर जो जीएसटी काउंसिल में पिछली बार रेट तय हुए थे उसको लेकर एनोमली सामने आई है और जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं उन्होंने इसको देखा तो इमरजेंसी में कहें आनन फानन में जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलानी पड़ी। हालांकि ये बैठक जो 5 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन उस बैठक को आज ही बुलाकर इस एनोमली को दूर करने की कोशिश की गई है। मैं बता दूं कि जो सिगरेट को लेकर जो रेट तय किया गया था पहले वो 28% था, उसके ऊपर 5% का कंपनसेशन सेस था और उसके ऊपर प्रति 1000 सिगरेट की स्टिक को लेकर कुछ फिक्स चार्जेस लगाए गए थे। मसलन जो पुराने चार्जेस थे नॉन फिल्टर सिगरेट के लिए 1591 रुपए प्रति 1000 सिगरेट पर थे और इसी तरह से अमाउंट बढ़ रहा था। लेकिन जब सरकार ने यह देखा कि इस रेट की वजह से जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो सिगरेट को लेकर कम हो जा रहा है, यानी कि सिगरेट कंपनियों को इस जीएसटी रेट लागू होने के बाद मुनाफा हो रहा है, तो इसको देखते हुए सरकार ने आनन फानन में जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई और यह मैसेज देने की कोशिश की कि जो सिन प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर सरकार गंभीर है और किसी भी कीमत पर इन प्रोडक्ट्स की कीमतें कम नहीं होने दी जाएगी ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा लोग न इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए जो अभी रेट प्रपोज किया गया है उसमें पहले का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल वही रहने दिया गया है, लेकिन फिक्स चार्ज में करीब 30 से 35% की बढ़ोतरी की गई है। बात तो सिगरेट की हुई, इसके अलावा कौन से मुद्दे आज रहे जीएसटी काउंसिल की बैठक में? जी बिल्कुल, जो आज की बैठक हुई इसमें इन सब चीजों का भी रिव्यू हुआ कि कहां से किन किन चीजों पर प्रेजेंटेशन मिले हैं, किस किस जगहों पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन जो बार बार बात चल रही थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जहां पे स्ट्राइक चल रहा है या दूसरे कई सारे सेक्टर्स के, उसको लेकर अभी जीएसटी काउंसिल का जो डिसीजन है जस का तस है उस पर अभी कोई रिव्यू नहीं किया गया। हाँ, जो जीएसटीएन नेटवर्क को लेकर जो तमाम जो जानकारियां मिली हैं उसमें यह बताया गया है कि अब जीएसटीएन में जो रजिस्ट्रेशन है वो करीब 75 लाख के करीब हो गया है। मैं बता दूं कि जो करीब 70 लाख के करीब माइग्रेशन पहले ही हो चुका था और उसके बाद ये बताया गया है कि करीब 5 से 7 लाख नए लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया है। जब नए से रजिस्ट्रेशन 23 तारीख से शुरू हुआ है तो उसमें कुल मिलाकर जो है 75 लाख लोगों ने जीएसटी नेटवर्क में रजिस्ट्रेशन किया है और 24 जुलाई से जो एक्सेल सीट है उसको अपलोड करने का भी काम शुरू हो जाएगा। तो जीएसटी नेटवर्क जो पूरी तरह से काम कर रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है और इसको अब जैसे ही 24 तारीख को शुरू होगा तो सभी लोगों से ये अपील है जीएसटी की कि वो लोग अपना जो डाटा है वो अपलोड करना शुरू कर दें। जी, बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरी खबर पर और डिटेल में अपडेट देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अब आगे दूसरी खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में वेंकैया नायडू के नाम पर मुहर लग गई। वेंकैया कल सुबह 11 बजे उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। 68 साल के वेंकैया नायडू मोदी सरकार में शहरी विकास मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री हैं। उनका मुकाबला गोपाल कृष्ण गांधी से होगा। गोपाल कृष्ण गांधी को 18 विपक्षी दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 5 अगस्त को होगा और उसी दिन भी नतीजे आ जाएंगे। संसद के दोनों सदनों के 790 सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल सकते हैं।
देश में जो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहा है उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य और एनडीए के सभी साथियों से चर्चा करने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड ये निर्णय पर पहुंचा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री एम वेंकैया नायडू जी एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि वेंकैया नायडू का सियासी सफर कैसा रहा है। 1972 से इस सफर की शुरुआत हुई और जय आंध्र आंदोलन से ये सुर्खियों में आए। फिर 1977 से 1980 तक जनता पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं वेंकैया नायडू। काफी सक्रिय रहे हैं पार्टी में। 1978 में पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए वेंकैया नायडू। उसके बाद 1985 से 1988 तक आंध्र बीजेपी के महासचिव रहे नायडू। 1988 से 1993 तक आंध्र बीजेपी के अध्यक्ष रहे। फिर 1993 से 2000 तक बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे और 1996 से 2000 तक संसदीय बोर्ड के सचिव भी रहे। लेकिन अप्रैल 1998 में पहली बार कर्नाटक से राज्यसभा सांसद बने। 2000 से जून 2002 तक केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रहे। मोदी सरकार में शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री हैं फिलहाल वेंकैया नायडू। आज की एक और बड़ी खबर, इंसॉल्वेंसी मामले में गुजरात हाईकोर्ट से एसआर स्टील को तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आरबीआई के खिलाफ एसआर स्टील की याचिका खारिज कर दी। एसआर स्टील के खिलाफ आरबीआई ने इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था, जिसे कंपनी ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट के आदेश से न सिर्फ एसआर स्टील के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू होगी, बल्कि इस फैसले के बाद बाकी एनपीएस की वसूली के लिए आरबीआई अब और सख्त कदम उठा सकेगा। गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा झटका, नहीं मिली एसआर स्टील को राहत। इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया रहेगी जारी। एसआर स्टील को गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ दायर उसकी याचिका को खारिज कर दिया। एसआर स्टील की दलीलों को खारिज करते हुए कोर्ट ने हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सतर्क रहने की चेतावनी भी दी है। दरअसल एसआर स्टील के खिलाफ आरबीआई ने इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था, जिसे कंपनी ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट के आदेश से न सिर्फ एसआर स्टील के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया जारी होगी, बल्कि बाकी 11 कंपनियों के एनपीए रिकवरी में भी मदद मिलेगी। आरबीआई ने एनपीए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 बड़े एनपीए खातों को इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्ट कोड के तहत रिकवरी का आदेश दिया था। इन 12 खातों पर कुल एनपीएस का 25% हिस्सा है। इसके पहले गुजरात हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोर्ट में दलील दी थी कि एसआर स्टील 14 जून को ही कोर्ट क्यों नहीं गई, जबकि 13 जून को आईबीसी में जाने का निर्देश दिया गया था। एसबीआई को 22, 23 और 27 जून की बैठक के बाद चिट्ठी लिखी गई। चिट्ठी में एसआर स्टील पर कार्रवाई की बात साफ थी। एसआर स्टील ने कोर्ट में इसे नकारा, जो बिल्कुल गलत है। वहीं दूसरी ओर एसआर स्टील ने कोर्ट में दलील दी कि कंपनी को 22 जून को एसबीआई ने चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा था कि आप आईबीसी में जा सकते हैं। चिट्ठी में कहीं भी आरबीआई के निर्देश का जिक्र नहीं था। 15 जून को आरबीआई ने आईबीसी के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। 22 जून को एसबीआई ने आईबीसी के तहत जाने का फैसला किया, लेकिन कोर्ट ने एसआर स्टील की दलील को खारिज कर दिया। जाहिर है गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद बाकी एनपीएस की वसूली के लिए आरबीआई अब सख्त कदम उठा सकेगा। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले पर एसआर स्टील ने कहा कि वो फैसले का सम्मान करती है। आदेश के मुताबिक एनसीएलटी में अपने मुद्दे को उठाएगी। एसआर स्टील ने कहा कि कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग के लिए उसे और वक्त मिलना चाहिए था। एसआर स्टील का कहना है कि ऐसे मोड पर आईबीसी में भेजने से कंपनी के ऑपरेशन पर असर पड़ेगा। शेयर मार्केट की बात करते हैं। आज नया रिकॉर्ड स्तर बाजार ने बनाया और पहली बार 9,900 के स्तर के पार निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी बैंक पहली बार 24,000 के पार बंद हुआ, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में सुस्त कारोबार देखने को मिला। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 54 अंक
निफ्टी 30 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। मेटल, आईटी, रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। वहीं एफएमसीजी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट थी। बीएसई एफएमसीजी इंडेक्स करीब 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। एफएमसीजी को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। एनएसई के नए एमडी एंड सीईओ विक्रम लिमये ने आज से एक्सचेंज का कार्यभार संभाल लिया। लिमये ने कहा कि उनका फोकस रेगुलेटरी मामलों को सुलझाने पर रहेगा और वो सभी स्टेक होल्डर्स के साथ रिश्ते सुधारेंगे। लिमये के मुताबिक एनएसई आईपीओ में अभी रेगुलेटरी दिक्कतें हैं और उन्हें जल्द सुलझा लिया जाएगा। उनसे खास बातचीत सुनिए। सर, सबसे पहले प्राथमिकताएं हम समझना चाहेंगे। काफ़ी सारी दिक्कतों में एनएसई बार बार अच्छी वो खबरों में नाम नहीं आया, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी इसे ठीक करने में? बेसिकली जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है, प्रायोरिटी is to resolve the co-location issue and any regulatory issues surrounding that. आपने co-location कहा कि co-location का मुद्दा निपटाना आपकी प्राथमिकता में होगा। उस पर अभी क्या स्थिति है रेगुलेटर्स की ओर से और एक्शन के बीच में क्या ताज़ा स्थिति है? काफ़ी डिस्कशंस हुए हैं over the last few months. There have been various reports that have been prepared. SEBI is also in the process of doing its own investigation. So once all the reports and all the investigations are complete, there will be a discussion with SEBI in terms of how quickly we can resolve this issue. It has been proposed to SEBI as well that we would like to, propose a consent process if we are able to resolve this issue. But that is a conversation that we have to still have. We have to go through a formal process of writing to them about a consent, and whether SEBI agrees to looking at this from a consent perspective or not is really their prerogative. So I cannot really comment on whether SEBI will agree to a consent or not. It will certainly be our endeavor to try and resolve this as quickly as possible, and consent is one of the fastest ways of doing that. जीएसटी से बचने के लिए अब पैकेज्ड फूड आइटम के कारोबार में लगी कई कंपनियों ने अपने ब्रांड को डी रजिस्टर कराना शुरू कर दिया है। कई कंपनियों ने टैक्स से बचने और प्रोडक्ट की कीमतों को कम रखने के लिए अपने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को सरेंडर करना शुरू कर दिया है। अब सवाल यह है कि जिस ब्रांड को देखकर आप सालों से कोई प्रोडक्ट खरीदते थे, अगर उसकी एक्सक्लूसिविटी ही नहीं रही, फिर कौन असली है कौन नकली, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? अगर आप चावल खरीदने जाएं तो इस भ्रम में ना रहें कि इंडिया गेट बासमती राइस या सोना मसूरी किसी खास कंपनी का ब्रांड है, क्योंकि जीएसटी के बाद कई कंपनियों ने अपने ट्रेडमार्क्स सरेंडर करने शुरू कर दिए हैं। दरअसल पैकेज्ड फूड आइटम्स को 5% के स्लैब में रखा गया है, लेकिन शर्त यह है कि ये नियम उन्हीं कंपनियों पर लागू होगा जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होंगी। ऐसे में टैक्स से बचने के लिए दाल, आटा और चावल और कई दूसरे सेगमेंट में कारोबार करने वाली कई कंपनियों ने ट्रेडमार्क सरेंडर कर दिए हैं। ऐसे में ये भी सवाल उठने लगे हैं कि ब्रांड की डुप्लीकेसी से कैसे बचा जाएगा, कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि असली ब्रांड कौन सा है। मेरा ऐसा मानना है कि गेहूं तो गेहूं है, वो ब्रांडेड है या नहीं है। ब्रांड का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसके अंदर उसकी जो क्वालिटी है वो एक अश्योर्ड करी है, उसने बताया कि मेरी क्वालिटी ऐसी होगी। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई प्रोसेस किया गया है। ये बिना प्रोसेस के सिर्फ गेहूं अगर आपका ऑर्डिनरी बिना ब्रांड के बिक रहा है तो टैक्स नहीं है, और ब्रांड लग रहा है तो टैक्स है, तो उसके अंदर ये चैलेंज हो जाएगा ट्रेड के लिए। इसलिए जो बाजार में जो सारा व्यापार है वो शिफ्ट हो गया बिना ब्रांड के, तो सब हर प्रोडक्ट आज की डेट में बिना ब्रांड के, बिना रजिस्टर्ड ब्रांड के बिकेगा। ट्रेडमार्क सरेंडर करने से सवाल ये उठ रहे हैं कि क्वालिटी के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज की जा रही है तो कंज्यूमर उस ब्रांड की शिकायत कैसे करेगा जब वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। जब हम 0% टैक्स ले रहे हैं, जो खुला बेचते हैं और जो व्यापारी इन्वॉल्व है, फार्मर्स, होलसेलर, रिटेलर, उसको कोई टैक्स में नहीं लाए हैं जीएसटी में, तो हम तो ये चाहेंगे कि वो अपना क्वालिटी पे ध्यान दे अब, ताकि उनका सामग्री ज्यादा से ज्यादा बिके। जानकारी के मुताबिक इंडिया गेट ब्रांड से बासमती राइस बेचने वाली कंपनी KRBL ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से अपना नाम हटाने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। वहीं दक्षिण भारत के कई राइस और दाल ट्रेडर्स ने अपने ट्रेडमार्क सरेंडर किए हैं। ब्रांड और नॉन ब्रांड के कंफ्यूजन के बीच कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि सालों से कारोबार के बाद ब्रांड बना चुकी कंपनियां कैसे ग्राहकों का भरोसा बनाए रखेंगी।
प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। क्या राज्य सरकारों को अपना टीवी चैनल चलाने की छूट देनी चाहिए? क्या राज्य सरकारों की तरफ से चलने वाले टीवी चैनल संतुलित और निष्पक्ष खबरें दिखाएंगे? क्या सरकारी कंट्रोल वाले चैनल विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं करेंगे? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि पहली बार केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को अपना सरकारी टीवी चैनल चलाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन केंद्र सरकार के इस कदम का चौतरफा विरोध भी शुरू हो गया है। जानकार भी राज्यों के सरकारी चैनल को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। दक्षिण भारत से चलने वाले इन तमाम प्राइवेट टीवी चैनलों से किसी न किसी नेता का नाम जुड़ा है, लेकिन तमिलनाडु में पहली बार राज्य सरकार का अपना सरकारी चैनल होगा। तमिलनाडु सरकार के टीवी चैनल का नाम है आरसू। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में आरसू टीवी को डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम यानी DAS लाइसेंस दे दिया है। आपको बता दें कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों को टीवी चैनल देने का विरोध किया था। ट्राई ने चेतावनी दी थी कि एक राज्य को लाइसेंस मिला तो हर राज्य सरकारी चैनल की मांग करेंगे, जिससे इस बात का डर है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए चैनल का इस्तेमाल होगा। जानकार भी मानते हैं कि राज्यों का अपना चैनल होना लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। विकसित देशों में सरकारों को कभी ब्रॉडकास्ट लाइसेंस नहीं दिया जाता। आप कहीं भी दुनिया के बहुत सारे जगहों में देखिए तो पॉलिटिकल पार्टीज और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को पे पाबंदी है केबल ऑपरेशन, या क्योंकि क्या होता है कि वो प्रोपेगेंडा टूल भी बन सकते हैं। इसके मिसयूज का पोटेंशियल तो है ही, और ये सरकार को मजबूत करेगा और विपक्ष को कमजोर करेगा। अभी हालात ये है कि सरकार की पब्लिसिटी का पूरा काम प्रसार भारती के हाथ में है। प्रसार भारती स्वायत्त संस्था है, लेकिन इसके ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर निजी संस्थाएं हैं। लेकिन कई राज्य सरकारें खुद या अपनी सब्सिडरी के जरिए ब्रॉडकास्टिंग में उतरने की मांग करती रही हैं। दलील ये है कि अपना चैनल होगा तो राज्य की जनता को अपने वेलफेयर स्कीम्स की जानकारी देना आसान होगा। बताया जाता है कि तमिलनाडु आरसू केबल टीवी कॉर्पोरेशन यानी TACTV को सरकारी चैनल का लाइसेंस दिलाने के लिए तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने ही केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी। अप्रैल 2008 में कंडीशन एक्सेस सिस्टम यानी CAS के दौरान चेन्नई के आरसू केबल को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला था। साल 2012 में आरसू केबल ने चेन्नई और तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में ऑपरेट करने के लिए DAS लाइसेंस मांगा था। इसी साल की शुरुआत में TACTV को डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम यानी DAS लाइसेंस मिला था। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब की सरकारें भी DAS लाइसेंस के लिए मंत्रालय से संपर्क कर चुकी हैं। ट्राई के मुताबिक सरकारिया कमीशन ने इस बारे में विस्तार से काम किया था और सुझाव दिया था कि राज्य सरकारों के अपने प्रसारण नहीं होने चाहिए। दिलचस्प बात तो ये है कि प्रकाश जावड़ेकर के दौर में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल और पंजाब सरकारों की अर्जी ठुकरा दी थी, लेकिन अब तमिलनाडु को लाइसेंस मिलने के साथ ही राज्यों के सरकारी चैनल खुलने की शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज कहा कि 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट को जमा करने का मौका अब नहीं दिया जा सकता। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि अगर पुराने नोट जमा कराने का फिर से मौका मिला तो काले धन पर काबू पाने के लिए की गई नोटबंदी का उद्देश्य ही परास्त हो जाएगा। ऐसे में बेनामी लेन देन और नोट जमा कराने में किसी दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल करने के मामले भी बढ़ जाएंगे। सरकारी विभागों को यह पता लगाने में दिक्कत होगी कि कौन से केस सही है और कौन से फर्जी। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या पुराने नोट जमा कराने का एक और मौका दिया जा सकता है। इस मामले में RBI का जवाब आना भी बाकी है। न्यूज टुनाइट के इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।